हाय गाइस, दिस इज वैभव और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के बैंक कवर स्टोरी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और गाइस, मॉर्निंग सुबह के 5 बज चुके हैं और आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आपको टॉपिक थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि हम लोग बहुत बेसिक चीज बात करने वाले हैं आज। और आपने देखा होगा ये न्यूज इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इतने सालों के बाद ऐसा देखने को मिला, कितने बड़ा चेंजेस। आपने बोलेगे सर ये सब आप सारी बातें बोल तो रहे हो, लेकिन किसकी बात हो रही है सर, किस मुद्दे की बात कर रहे हो आप? इतना बड़ा चेंजेस किस क्षेत्र में या किस में? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। जी हाँ मेरे भाई, हम आपसे क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश दरख्वास्त करते हैं कि भाई एक बारी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे। और तो दोस्तों, और भैया बैलेंस बना के रखिएगा लाइक का। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का है। यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या कि ईएमआईज टू राइज एज आरबीआई हाइक्स की रेट्स बाय 40 बेसिस पॉइंट आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल में 40 बेसिस पॉइंट, यानी कि इसका इंक्रीज कर दिया क्या, मॉनेटरी यानी कि की रेट्स को, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर सीआरआर की बात करो, किसी की भी बात करो, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा हाइक हुआ है इन 4 साल में पहली बारी। तो दोस्तों, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज में। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा क्या होने वाला है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है क्या, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि उससे पहले देख सकते हैं यहां पे आपका दोस्तों, यहां पे मुद्दे की बात करें कि जो हम लोग करते हैं वाई इन न्यूज। हम लोग का एक स्लाइड होता है वाई इन न्यूज, क्यों समाचार में है। तो दोस्तों आपको यहां पर यह दिख रहा है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई हाइक्स रेपो रेट बाय 40 बेसिस to 4.40 यानी 4.40% एंड आरबीआई ऑल्सो हाइक्ड द कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर बाई 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 4.50% इफेक्टिव फ्रॉम, यानी कि सीआरआर कब से इफेक्टिव हो रहा है दोस्तों, वो आपका इफेक्टिव हो रहा मई 21 2022 से। यानी कि आपका जो नया रेपो रेट होगा वो 4.40 हो जाएगा और दोस्तों नया सीआरआर जो होगा वो 21 मई से 4.50 होने वाला है। ये आपका नया अपडेट है। तो यही समाचार में है और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और सारा का सारा जितने भी हमारे की रेट्स हैं आरबीआई के, वो सब हम लोग बात करने वाले हैं, चाहे वो डायरेक्ट टूल्स हो या इनडायरेक्ट हो। आप बोलोगे वैभव सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या आपने वर्ड यूज किया, तो हम आपको बताना चाहेंगे। डायरेक्ट की अगर हम बात करें, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, और एक है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात करते हैं हम अगर, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में आता है हमारा सीआरआर, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर। और इनडायरेक्ट में क्या आता है, रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, एसडीएफ, ओएमओ, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। बट हमारा डे बाय डे चलने वाला है, इन सब के पूरा बेसिक से अपडेट कर देंगे हम, क्या हो और क्या होगा और इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में, पूरा का पूरा कवर होगा भाई यहाँ पे, क्योंकि इस सेशन का नाम ही है कवर स्टोरी। तो आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह डिसीजन लिया है कि इतना बड़ा चेंजेस किया जाएगा, यानी कि 0.4 से चेंजेस किया जाएंगे, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट आपका देख रहे होंगे इंक्रीज हाइक किया गया। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सबसे पहली बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, तो आरबीआई गवर्नर। आप सभी लोग को पता होगा गवर्नर होता है जो आरबीआई का, वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड होगा, ये सबको पता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन होगा, शक्तिकांत दास साहब। आपको जवाब देना है शक्तिकांत दास साहब, ठीक है, आपको जवाब देना है शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर हैं? आपको जैसे आप हमेशा क्लास में कमेंट में जवाब देते हो, वैसे आपको देना है कि शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2015 में इसको यूज, यानी कि सबसे पहले वर्ड यूज किया गया कि कोई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, और दोस्तों 2016 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो उर्जित आर पटेल। दोस्तों आपको याद रखना है उर्जित आर पटेल। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस ईयर में लाया गया था, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो गाइज ये आपको याद रखना है, वो होंगे उर्जित आर पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। जो हमारे आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर थे, तो गाइज आपको याद रखना 24 नंबर के गवर्नर थे।
24वें नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है। कहीं कहीं आपको 15 दिखेगा, कहीं कहीं आपको 16 दिखेगा, बट इंप्लीमेंट एक्चुअल 16 में हुआ था। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 सदस्य होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। जो इसके मेंबर होते हैं, अगर हम बात करें हाउ मेनी मेंबर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो गाइस देयर आर 6। आपको अभी इसमें रिसेंटली में, अभी आपने पहली क्लास जब देखी होगी तो एक्स ऑफिसियो मेंबर अपॉइंट किए गए थे रंजन साहब। ये एक्चुअल में इसी 6 सदस्य मेंबर के एक हिस्सा थे वो। आगे में हम बात करेंगे जैसे इसके अगले स्लाइड पे, उसके बारे में भी हम अपडेट कराएंगे। आपको बेसिक से अपडेट करा रहे हैं ताकि ये चीजें याद रहे आपको, किसी भी एग्जाम में आपका एक नंबर भी आपका स्किप ना होने पाए। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों, ये 6 सदस्यीय मेंबर, 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। ठीक है, अच्छा क्लियर है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और, अगर आपसे क्वेश्चन ये कोई करे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी एक साल में कितनी बार बनाया जाता है, तो दोस्तों शायद हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, उनका अलग अलग जवाब हो कि सर एक साल में क्या होता है 2 बार, यानी कि 6 बार बनाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। बोलो, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि एक साल में कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी एक साल में कितनी बारी बनाई जाती है, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी एक साल में एक बार बनाई जाती है। याद रखना, इसकी जो समीक्षा होती है, इसकी जो रिव्यू होती है, वो दोस्तों याद रखना बाई मंथली, यानी कि एक साल में कितनी बार समीक्षा होती है? 6 टाइम्स। इसका समीक्षा कितनी बार होता है? 6 टाइम्स इसकी रिव्यू किए जाते हैं, यह आपको याद रखना है। 6 बार इसकी समीक्षा की जाती है, बनाई एक बार जाती है, इसके रिव्यू 6 बार जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। अब मुद्दे की बात करें कि भैया 6 सदस्यीय कमेटी कौन कौन सी है जिन्होंने इस डिसीजन को डन किया कि भाई हमारे यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो 40 बेसिस पॉइंट में हाइक होना चाहिए, क्योंकि इन सब की वोटिंग हुई है। ठीक है, तो गाइस मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर कौन से, तो आपको दिख रहा होगा यहां पे, यहां से देखते हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास, ठीक है, श्री शक्तिकांत दास, एमडी पात्रा, राजीव रंजन, इन्हीं के जगह पर ये सग्गर साहब थे, उन्हीं के जगह पर आए हैं, न्यूली अपॉइंटेड ये हैं, मेंबर हैं राजीव रंजन। प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, आसिमा गोयल, शशांका भिड़े। ठीक है, ये दोस्तों 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 लोगों ने वोट किया है क्या करने के लिए कि 40 बेसिस पॉइंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए पॉलिसी रेट में, और ये कितना हो जाएगा 4.40%। ये तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में था डिटेल, आप एक बार देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ये सारा डिटेल्ड है। ठीक है, अभी हम आपको क्या करेंगे, आरबीआई का जो सर्कुलर भी आया है इसको भी अपडेट करा देंगे, तो और आज चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आते दोस्तों फिर आगे पॉइंट बात करें। अब हमारा मेन मुद्दे की बात होगी। सो गाइस, हमारा क्या होगा, व्हाट इज सीआरआर एंड एसएलआर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर, और सीआरआर और एसएलआर को डिफाइन करना है, बाइफर्केट करना है, कैसे आप अपडेट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो क्या सीआरआर है क्या। गाइस सीआरआर हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं, तो बस आप बेसिक आप देखते चलना कैसे आप अपडेट कर सकते हो। सीआरआर क्या है, तो दोस्तों इसका पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो। समझना, सीआरआर इज द शेयर ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इज मैंडेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी मेंटेन विद द लेटर एज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। यानी कि आप कैसे समझ सकते हो, हम इसको अच्छे से बता देते हैं, समझना। ठीक है, अगर आप मेरे पिक्चर जैसा हम पिक्चर बनाते हैं आप वैसा देखो तो मे भी और अच्छे से समझ में आ जाए, और यहां पर भी हम आपको समझा देंगे, इसको भी आपको समझा देंगे। क्या होगा, ये बैंक है, ये है आरबीआई, ये बैंक है, ये है आरबीआई। जब कोई बैंक आरबीआई के पास अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंट, कितना, एक सर्टेन परसेंट क्या रखता है, रिजर्व, क्या रखता है, रिजर्व, किसके पास, आरबीआई के पास, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। मेरी बात समझना, जब कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंट रिजर्व, सर्टेन परसेंट 4% भी हो सकता है, आगे जाके 4.5 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका सर्टेन परसेंट। ठीक है, आगे में 21 तारीख से ये होने वाला है, अभी कितना है 4%। तो जब कोई बैंक अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंट यानी कि जितना भी है यानी 4% किसके पास रिजर्व रखता है, आरबीआई के पास, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, किस बेसिस पर, डेली बेसिस पर। दोस्तों याद रखना, किस बेसिस पर, डेली बेसिस पर। दोस्तों इसी रिजर्व को किस नाम से जाना जाता है, कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है।
कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है। अब आप यहां पे समझ लो, ये कस्टमर थे, ठीक है, इन्होंने 1,000 रुपए डिपॉजिट किया बैंक के पास। दोस्तों 1,000 बैंक के आया, लेकिन बैंक को 4%, सपोज दैट जब सीआरआर आपका 4%, तो बैंक क्या करेगा, अपने टोटल डिपॉजिट का, अपने एनडीटीएल का पूरा नाम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसका पूरा नाम क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कि अगर अपने लैंग्वेज बोलो व्हाट इज एनडीटीएल, तो वन डे डिटेल ऑफ कासा एंड रफा इज नोन एज क्या, एनडीटीएल। जो हमारा पैसा जमा हुआ, जो हमने दिया, यानी कि बैंक ने जो पैसा दिया उसको लेस कर दो, जो डिपॉजिट आपका नेट आया उसी का कितने परसेंट, 4% किसके पास रखना होगा, तो आरबीआई के पास। यानी कि 1,000 था, 1,000 उसका एनडीटीएल था बैंक का, ठीक है, उसका 4% यानी कि 40 रुपए किसके पास रखा है, आरबीआई के पास, बाकी का पैसा अपने पास। किस बेसिस पर, ये डेली बेसिस पर होगा। यही रिजर्व, यही कैश रिजर्व, कैश के फॉर्म में जो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आई होप, उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। तो व्हाट इज सीआरआर, तो जब कोई बैंक या कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का एक सर्टेन परसेंट, सर्टेन कितना है, 4%, 21 तारीख में कितना हो जाएगा, 21 तारीख के बाद 21 मई में, तो 4.5%, ठीक है। इसका एक कैश के फॉर्म में डेली बेसिस पर एक रिजर्व रखता है। इसी रिजर्व को हम किस नाम से बोलते हैं, बोलो, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आई होप कि क्लियर होगा आपको। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सीआरआर किस एक्ट में मेंशन है। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर यानी कि जो पैनल, जो ज्यूरी होती है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सीआरआर किस एक्ट में है, तो आपको याद रखना है, ये मेंशन किया गया है आरबीआई एक्ट, याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42(1) में मेंशन किया गया है, ये याद रखना है। सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 में मेंशन किया गया है। इतनी बातें आपको याद रखनी, सेक्शन 42(1) में कौन, तो आपको याद रखना सीआरआर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अच्छा, ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, तो दोस्तों आपको एसएलआर की, किसकी बात करते हैं, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो आप स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। एसएलआर की बात करें तो इसमें समझना, ये आपका बैंक है, ये आपका क्या है, बैंक। जब कोई बैंक अपने पास स्वयं के पास, खुद के पास रिजर्व के तौर पर, सुनिएगा मेरी बात, जब कोई बैंक अपने पास, खुद के पास यानी स्वयं के पास रिजर्व के तौर पर कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक रिजर्व मेंटेन करता है। किसका किसका रिजर्व, ऐसा नहीं है ऐसे लिख दोगे कि वैभव सर ने बोला था कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बेटू अगर आप ऐसा कहते हो ना, ये स्लैश लगाते हो ना, इसका मतलब और हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसे लिखना है एंड यानी कहने का मतलब क्या, इस तीनों का रेशियो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक का रेशियो, ऐसा नहीं कि केवल कैश, ये तीनों का। जब कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक स्वयं के पास, अपने पास रिजर्व के तौर पर कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक रिजर्व मेंटेन करता है, इसी रिजर्व के रेशियो को स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है, संवैधानिक तरलता अनुपात। तो ये आपको याद रखना है स्टैच्यूटरी। ये किस एक्ट के अंडर में मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24 में इसको मेंशन किया गया है एसएलआर को। उसमें सीआरआर 42 और जस्ट इसका अपोजिट कर दो 24, कौन हो जाएगा, एक्ट बदल जाएगा, वो आरबीआई एक्ट था, ये बीआर एक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें। अब आप किसको इसके डेफिनेशन को देख लो। क्या एवरी बैंक, देखो यहां पे सुनना, एवरी बैंक मस्ट हैव अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कि ये भी किसका,
किसका सर्टेन परसेंट रिजर्व रखता है, एनडीटीएल का, ये भी अपने पास क्या रखता है, यानी कि जो जो रेशियो मेंटेन करेगा, तो किसका रेशियो मेंटेन करेगा, वो भी आपका अपने एक मिनट पानी ले ले। पानी देना सर। एक मिनट रुक जाना। आप लोग को जवाब देना है, जो चीजें हम लोगों ने अपडेट किया था वो सारी चीजें आपको बतानी है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि आरबीआई भाई पानी दे, हाँ थैंक यू। हाँ ठीक है, इधर देखना। हम लोगों ने क्या हम लोगों ने क्या बात किया, तो आप ऐसे समझ लो क्या कि ये है एसएलआर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये है बैंक, ये है बैंक। बैंक जब कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक रिजर्व मेंटेन करता है अपने पास, ठीक है, किसका, अपने एनडीटीएल का कितने परसेंट, अपने एनडीटीएल का 18%, कितना परसेंट, 18%, अपने एनडीटीएल का 18% कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेंटेन करेगा, ठीक है। किसका मेंटेन करेगा, एनडीटीएल का, यानी कि सीआरआर में भी अपने एनडीटीएल का 4%, अभी 4%, आगे 4.5, वो आपको ध्यान रखना, अंडरस्टूड है। ये कितना, तो 18%, ठीक है। इसका रिजर्व मेंटेन करेगा, इसका रेशियो लगाएगा, यही रेशियो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के। अभी किस फॉर्म में करेगा, तो दोस्तों कैश, गोल्ड एंड अदर लिक्विड एसेट्स, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि ये भी क्या होगा, डेली बेसिस होगा, ये भी क्या होगा आपके, ये डेली बेसिस पर होगा। सॉरी, the ratio, guys, the ratio of these liquid asset to the demand and time liability is called statutory liquidity ratio. Understood है? The Reserve Bank of India has the authority to increase this ratio by up to 40%. यानी कि जो 18% है ना, अगर आरबीआई चाहे तो इसको बढ़ा के कितने परसेंट तक कर सकती है, मैक्सिमम 40% रिजर्व मेंटेन, यानी कि मैक्सिमम 40% तक कर सकती है कि बैंकों को डेली अपने एनडीटीएल का 40% तक का रिजर्व किसके पास रखना है, खुद के पास रखना है। किन किन फॉर्म्स में, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे। जब भी कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, अपने पास स्वयं के पास कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक रेशियो मेंटेन करता है, वो रेशियो कितने का होगा, जो सर्टेन परसेंट चला, यानी कि 18%, और वो 18% किसका, अपने एनडीटीएल का, उसी रेशियो को स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। और किस फॉर्म में होगा, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। आई होप कि आपको एक क्लियर होगा ये सारी चीजें। अब हम लोग का मेन फैक्ट क्या है जो हम लोग अपडेट करने वाले हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर, जो हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन मार्क लगाया था वर्सेस करके, तो वो चीजें हम लोग यहां पर हम अपने हाथों से लिख के बता देते हैं, और ये हिंदी में है, आप देख सकते हो यहां पे हम आपको अपडेट करा देते हैं। एक तरफ आपको लिख लेना है सीआरआर और एक तरफ आपको मेंटेन करना है एसएलआर। क्लियर है गाइस, सीआरआर और एसएलआर। पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो सीआरआर किस एक्ट में मेंशन है, तो आपको याद रखना है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42(1), इसमें मेंशन है। ये किस में मेंशन है यार, पहला पॉइंट तो ये है आपका, याद रखना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24, इसमें मेंशन है क्या, तो एसएलआर। पहला डिफरेंस हो गया आपका, ठीक है यार, आपको याद रखना दोस्तों। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये किस फॉर्म में मेंशन होता है, किस फॉर्म में मेंटेन होता है, कैश, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि ओनली कैश, किस फॉर्म में, ओनली कैश के फॉर्म में। अगर हम इसकी बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें यहां पे, तो ये किस फॉर्म में होता है, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में।
आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ये तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है आपका, डिफरेंस समझना, ठीक है। ये किसके पास मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है आरबीआई के पास। ये किसके पास मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है सेल्फ, यानी कि खुद के पास, बैंक अपने पास मेंटेन करता है। एट द रेट लगा हुआ है। चौथा पॉइंट, कितने परसेंट, तो 4%। अभी 4% चल रहा तो 4 ही मानना, ठीक है। आगे जाके 4.5 हो जाएगा 21 तारीख के बाद, फिलहाल अभी ऐसे समझना। 4% एट द रेट किसका, अपने एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का। इसमें क्या है यार, इसका 4% क्या है, तो 18% एट द रेट किसका, तो अपने एनडीटीएल का। ये क्लियर हो गया दोस्तों। फिर अगला पॉइंट आपका देखो, डिफरेंस यहां पे, जो भी इंटरव्यू में आप बैठते हो तो छोटी छोटी क्वेश्चंस आपसे पॉइंट आउट किए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए जाते हैं, और ये छोटे क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही होते हैं। आपके एक्ट पूछ लेगा, क्या होता है किसके पास, यानी सब कुछ पता है आपको, लेकिन उस टाइम हमारा कहते हैं ना कि हम लोग पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, उड़ जाता है दिमाग से। वही सारी चीजें हैं। क्या है, सीआरआर जो है, ये चीजें तो क्लियर हो गई आपकी। अब इसमें याद रखना किस बेसिस पर मेंटेन होता है, ये क्या हो जाएगा, ये डेली बेसिस। क्या होता है, डेली बेसिस। और दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका जाएगा डेली बेसिस। आई होप कि क्लियर होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो सीआरआर एंड एसएलआर, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जो बेसिक से सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है, सीआरआर किस एक्ट में आता है, एसएलआर किस एक्ट में है, सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस क्या है, ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो यहां पर। आई होप कि राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको, कोई डाउट नहीं होगा यहां पर। उम्मीद करते हैं, मतलब कुछ ज्यादा कर्सिव हो गया होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ओके। सो तो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही, और कल हम लोग आपका इसी की रेट्स को और आगे मूव करेंगे और अच्छे से अपडेट करेंगे, और कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट ऑफिसर का फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको बता दें, या फिर आप हो ऐसे एलिजिबल हो बट फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि 400 कुछ वैकेंसी है, तो आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई कि ये 400 वैकेंसी बहुत बंपर वैकेंसी के तौर पर काउंट की जा रही है, क्योंकि इतनी क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी नहीं आती किसी, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट है, ठीक है। तो अपने में बहुत अच्छा पोस्ट है, आप देख सकते हो गाइज। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है परसों से, कल से, ठीक है। आज 6 कल 7, कल से स्टार्ट होने जा रहा है ये बैच 7 तारीख से, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल करा सकते हो। आपको कोड याद रखना है Y307 कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों बैंक महापैक का अब इसका प्राइस हाइक हो गया, जैसा कि आपको पता होगा, आज से इसका प्राइस हाइक हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो इसको भी आप इनरोल करा सकते हो Y307 कोड लगा के, ठीक है। ये दोनों कोड है फॉर मैक्स, ये मतलब दोनों एक ही कोड है, मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो। अगर आपको कोई बुक लेना है तो अड्डा से कोई बुक, और या फिर मॉक टेस्ट जो भी है आपको लेना है, तो आपको कोड याद रखना है Y307S कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। शाम में 5 बजे जुड़ना ना भूलेगा अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के लिए, क्योंकि कल हमारे बहुत सारे चैंपियंस का एग्जाम है एमटीएस का, ठीक है। तो शाम में 5 बजे करंट अफेयर सेशन के साथ जुड़ना ना भूलेगा। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, राधे राधे।